हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो हमारे सुश्रुत निदान स्थान तृतीय अध्याय अश्मरी निदान के बारे में होने वाला है। हमने प्रीवियसली निदान स्थान सुश्रुत के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अश्मरी निदान के बारे में। अश्मरी निदान में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बताना चाहूँगी, आप अपने बुक के टॉप पे से लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने इसके 4 भेद बताए हैं। कौन से? वातज, पित्तज, कफज और शुक्रज। जी हाँ, इसे शुक्रज भेद चौथा बताया, सन्निपातज नहीं है। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे कि आचार्य सुश्रुत ने चौथा भेद शुक्रज बताया और आचार्य चरक ने इसका केवल एक भेद बताया है। तो आप इसे याद रख लेंगे। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा अश्मरी है वो कैसा है? वो श्लेष्म अधिष्ठान व्याधि है। कैसा है? श्लेष्म अधिष्ठान। आप इस चीज़ को भी ऊपर रख लेंगे कि हमारा जो अश्मरी है वो श्लेष्म अधिष्ठान व्याधि है। तो ये भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारे जो अश्मरी निदान है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हमने अर्श पढ़ा था कि यहाँ पे एक चर्म कील और गुद का वर्णन किया था अर्श निदान में, और यहाँ पे बस्ती का वर्णन किया गया है और मूत्र निर्माण का वर्णन किया गया है। तो अश्मरी अध्याय में बस्ती का वर्णन किया गया है और मूत्र निर्माण का वर्णन किया गया है। तो आप इस चीज़ को भी टॉप पे लिख लेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे अपने श्लोक्स पे और देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम तीसरा नंबर श्लोक देखेंगे। यहाँ पे लिखा है चत्रस्तो अश्मर भवन्ति श्लेष्म अधिष्ठाना तदत श्लेष्मा वातेन पित्तेन शुक्रेन च। तो यहाँ पे क्या बताया है कि हमारा जो अश्मरी है, मैं आपको प्रीवियसली भी बता चुकी हूँ कि उसके कितने भेद हैं। उसके टोटल 4 भेद हैं। कौन कौन से? श्लेष्म, कफज, वातज, पित्तज और शुक्रज। तो ये 4 भेद आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो वो और कैसा है? वो चारों श्लेष्म अधिष्ठान है। तो यहाँ पे बताया है उसके भेद के बारे में। फिर बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे अश्मरी के निदान के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पे लिखा है तत्र असंशोधनशीलस्य अपथ्य कारणेना प्रकूपिता श्लेष्मा मूत्र संपृक्त अनुप्रविशस्य बस्ति अश्मरी जन्यति। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि तत्र असंशोधनशील से, जो समय पर अपना संशोधन वमन विरेचन आदि पंचकर नहीं कराते हैं, अपथ्य कारणिना मतलब जो अपथ्य का सेवन करते हैं उसमें क्या होता है? प्रकूपिता। प्रकोपिता क्या? श्लेष्म। तो क्या प्रकोपित होता है? श्लेष्म। कफ प्रकोपित होता है। मूत्र संपृक्तो अनुप्रविश्य, और क्या करता है? मूत्र के साथ मिलकर क्या करता है? बस्ती अश्मरी जन्यति। कहाँ पे प्रवेश करता है? यहाँ पे लिखा है मूत्र के साथ मिलकर प्रवेश करता है बस्ती में और अश्मरी बनता है। क्या है ये? आपको ये याद रखना है, बस्ती में। तो बस्ती में जाके अश्मरी कॉज करता है। तो ये आपको निदान और संप्राप्ति पता चल गया। क्या निदान संप्राप्ति है? जो तत्र असंशोधनशील से अपथ्य कारणिना, अपथ्य का सेवन करने से और संशोधन नहीं कराने की वजह से क्या होता है? कफ श्लेष्म प्रकोपित होता है, मूत्र के साथ मिलके बस्ती में जाके वो अश्मरी कॉज करता है। बस्ती अश्मरी जन्यति, तो अश्मरी कॉज करता है। फिर अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने पूर्व रूप के बारे में। तो यहाँ पे पूर्व रूप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि MCQs वहीं से बनती है। तो देखेंगे आगे। यहाँ पे लिखा है तासाम पूर्व रूपाणी बस्ती पीड़ा अरोचको मूत्र कृच्छम बस्ती सिरो मुष्क शोफांस वेदना ज्वर कृच्छाद अवसाद बस्ती गंधित्व मूत्रियते। तो आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे बस्ती में क्या होगा? पीड़ा होगा, अरोचक अरुचि होगा, मूत्र कृच्छम कैसा होगा? मूत्र कृच्छ होगा, बस्ती शिर मुष्क शेफाम स वेदना। कहाँ कहाँ पे वेदना होगा? बस्ती में, इन सब जगहों पे क्या होगा? वेदना होगा। टेस्टिकल्स में, हर जगह में वेदना होगा। आपको पता है नाभि के बस अश्मरी में अक्सर नाभि के नीचे रेडिएटिंग पेन होता है। तो वही चीज़ बताया कि बस्ती सिरो मुष्क शेफाम स वेदना। सबसे इंपॉर्टेंट आप हाईलाइट
करेंगे ज्वर को, क्योंकि ज्वर जो होता है बहुत कम व्याधियों का पूर्व रूप है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ज्वर इसका पूर्व रूप है, तो आपको ज्वर को हाईलाइट करना है। फिर कृच्छ अवसादो बस्ति गंधित्व, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बस्त गंधित्व मूत्रते, कैसा आएगा, बस्त गंध का मूत्र आएगा। यहाँ पे आप विमर्श में देखेंगे मूत्र में कैसा आएगा, बकरे की गंध आना, बकरे के गंध के समान मूत्र का त्याग करना। तो बस्त गंधित्व मूत्र्यते, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूर्व रूप में क्या याद रखना है, एक तो आपको ज्वर याद रखना है। देखिए आप इन सब से समझ जाएंगे कि ये इसका अश्मरी का है। जैसे बस्ती में पीड़ा होगा, अगर अरुचि होगा, मूत्र कृच मतलब क्या कहते हैं, मूत्र पासिंग के टाइम पे क्या होता है, विकृति आएगी, मतलब दिक्कतें होंगी बस्ती में मूत्र त्याग करने, और बस्ती इन सब में क्या होगा, वेदना। ये तो आप समझ जाएंगे कि अश्मरी का है, कि जब स्टोन फंस रहा है तभी यही सारी दिक्कत होगी। लेकिन जो ये ज्वर है ये इंपॉर्टेंट है, बस्त गंधित्व मूत्र्यति, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या आएगा, बस्त, बकरे के गंध के समान मूत्र का त्याग करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से हाईलाइट करेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे, कुछ और पूर्व रूप के बारे में बताया। यथा स्व वेदना वर्णा दृष्टम सांद्र यथा अविलम पूर्व रूपे अश्मना कृच्छम मूत्र सृजति मानवा। तो इसमें क्या बताया है आपको, अश्मरी के पूर्व रूप में क्या होता है कि दोष अनुसार वेदना होगी इसमें, और यहाँ पे क्या बताया है, दूषित सांद्र मतलब गाढ़ा, दूषित, ये सारे मूत्र का, और क्या होगा, अथा अविलंब मतलब बहुत कठिनता से वो मूत्र का त्याग करेगा। अगर कोई भी समझो ये बस्ती है और ये बस्ती का द्वार, यहाँ पे कोई स्टोन अगर अटक जाए तो कैसा होगा, बहुत दिक्कतें से मूत्र का त्याग होगा। तो यहीं पे बताया कि मूत्र कठिनता से त्यागता है। तो ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको ये मार्क करना है। फिर बढ़ते हैं आगे उसके सामान्य लक्षण की तरफ। अब यहाँ पे अश्मरी के सामान्य लक्षण के बारे में वर्णन किया, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप यहाँ छोटा सा लिख लेंगे लक्षण करके, तो आपको ये पता चलेगा ये सामान्य लक्षण है। यहाँ पे आप साइड में लिख लेंगे यहाँ पे, तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है अथ जातसु नाभि बस्ती सेवनी महती तस्मिनम नाभि बस्ती सेवनी मेहन तस्मिनम महती वेदना मूत्रधारा संग सरुधिर मूत्रता मूत्र विकिरणम गोमेद प्रकाश का मल त्याग करेगा ससिक्तम विसृजति। तो मैं बता दूं, इसमें लिखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अश्मरी है तो क्या होगा, मूत्र त्याग के समय उसको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि नाभि के नीचे से रेडिएटिंग पेन होगा। तो यहाँ पे लिखा है नाभि बस्ती सेवनी मेहन में कैसे होगा, महती वेदना होगा। ये चीज़ आपको हाईलाइट करना है, महती वेदना। मूत्र धारा संग क्या होगा, मूत्र का धारा में क्या होगा, त्यागते समय बीच बीच में रुकावटें आएंगी। सरुधिर मूत्रता, रक्त के साथ मूत्र का त्याग करेगा। मूत्र विकिरण, ये मूत्र विकिरण का क्या अर्थ है, जैसे कि एक धारा नहीं, ऐसे दो तीन अलग धाराएं निकलेंगी, टेढ़ा मेढ़ा गिरेगा, तो ये मूत्र विकिरण। गोमेद प्रकाशम का मल, ये आपको अच्छे से हाईलाइट करना है, गोमेद का प्रकाशन। अब आपको पता है गोमेद का मणि कैसा होता है, एकदम स्वच्छ होता है, उसी के समान मूत्र का त्याग करेगा। तो ये चीज़ आप हाईलाइट करेंगे, और आप यहाँ पे महती वेदना हाईलाइट करेंगे, और ये 3 वर्ड हाईलाइट करेंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फिर कैसा है, ससिक्ताम, जैसे कोई भी अश्मरी है तो छोटे छोटे सिक्ता, लाइक छोटे छोटे ग्रेवल टाइप होता है, वैसा मूत्र में त्याग होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे लिखा है, ये तो उसका सामान्य लक्षण हो गया। फिर लिखा है धावन लंघन प्लवन पृष्ठ यान उष्ण ऊर्ध्व मार्ग गमनश्च वेदना भवती। तो यहाँ पे आप श्लोक में क्या अर्थ है, यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति जिनको ये सारे लक्षण है वो दौड़ेगा, कोई किसी भी काम करने से, या फिर खाल से मतलब ऊंचाई से थोड़ा सा भी कूदने से, तैरने से, घोड़े या ऊँट के पीठ पर सवारी करने से, या फिर मार्ग गमन चलने से क्या होगा, अश्मरी रोगी को पीड़ा होगा। ये सारे कार्य करने से जो भी व्यक्ति अश्मरी से पीड़ित है उसको पीड़ा और होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया है, आपको जो जो चीज़ हाईलाइट करने को बोला गया आप उस प्रकार से याद करिए। फिर आपको ये इंपॉर्टेंट है, हम उसको देखेंगे भेद के अनुसार लक्षण, भेद के अनुसार उसकी संप्राप्ति और उसके लक्षण को देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और पहले पढ़ते हैं कफज अश्मरी के बारे में। तो सबसे पहले उसकी संप्राप्ति, तीनों या चारों
कोई भी अश्मरी हो सबकी संप्राप्ति सेम होगी कि अगर आप कोई भी क्या कहते हैं कफज आहार विहार का सेवन करेंगे तो कफ वृद्धि होगा, बस्ती में जाएगा, मूत्र के साथ मिलकर अश्मरी बनाएगा। ये सारी चीज़ में कॉमन है। इंपॉर्टेंट है इसके लक्षण। तो इसके लक्षण की तरफ देखते हैं कि जब कफज अश्मरी होगा तो क्या होगा। तो इसके लक्षण में यहाँ पे देखेंगे लिखा है मूत्र प्रतिघात द्यते भिद्यते निस्तुद्यते इव च बस्ती कैसा होगा, गुरु होगा, शीतश्च भवति। तो आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कफज अश्मरी है तो आपको पता है उसके लक्षण कैसे होगा, मूत्र कैसे त्याग होगा, क्या वर्ण होगा मूत्र का, मूत्र क्या, बस्ती कैसा होगा, गुरु होगा, शीत होगा, ये सारे कफ के लक्षण। तो आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बताया है कि अगर क्या कहते हैं कफज आहार विहार का सेवन करने से अगर कफ वृद्धि हुआ, मूत्र के साथ बस्ती में जाके अश्मरी उत्पन्न किया तो कैसा लक्षण उत्पन्न करेगा, रुके हुए मूत्र, बस्ती कैसी होगी, फटी सी, विशीर्ण होगी, सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी, और कैसे होगा, बस्ती गुरु शीतश्च भवति। आप इसे हाईलाइट करेंगे, बस्ती कैसी हो जाएगी, भारी और शीत हो जाएगी। यह आपको याद रखना है, बस्ती कैसी होगी, भारी और गुरु। फिर आगे यहाँ पे लिखा है कि अश्मरी चात्र श्वेता स्निग्धा महति, और यहाँ पे अश्मरी के बारे में बताया कि अश्मरी कैसा होगा, अश्मरी चात्र श्वेता मतलब सफेद, स्निग्ध होगा। और यहाँ पे क्या बताया, कुक्कुट अंड प्रतिकाशा, आप इसे हाईलाइट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुक पुष्प वर्णा, मधुक पुष्प। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है कि अश्मरी कैसा होगा, कुक्कुट अंड प्रतिकाश। अब कुक्कुट अंड प्रतिकाश से आप समझते हैं मुर्गे का अंडा आपने देखा वो कैसा होता है, एकदम सफ़ेद कलर का होता है, तो वैसे ही कलर का हमारा क्या होगा, अश्मरी होगा। मधुक पुष्प वर्णा, मधुक का पुष्प भी क्या होता है, श्वेत वर्ण का होता है। मधुक से क्या समझते हैं, महुए का पुष्प, तो ये भी श्वेत। तो यहाँ कफज अश्मरी का अश्मरी कैसा होगा, इसमें रेफरेंस के लिए क्या बताया है कि कुक्कुट अंड प्रतिकाश और मधुक पुष्प वर्णा। आपको ये दो वर्ड याद रखना है। यह चीज किसमें बताया, कफज अश्मरी में। तो कफज अश्मरी के लिए क्या बताया, बस्ती कैसी होगी, गुरु शीत हो जाएगी, मूत्र कैसा होगा, एकदम भेद्यते निस्तुद्यते इव च बस्ती गुरु शीतश्च भवति। और जो अश्मरी है वो कैसा होगा, कुक्कुट अंड का प्रतिकाश होगा, मधुक पुष्प वर्णा। अश्मरी कैसी होगी, ये दो रेफरेंस आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे, और क्या कहते हैं कफज अश्मरी के लिए जो होता है आधुनिक मतानुसार के लिए क्या रिलेट किया है, फॉस्फेटिक कैल्कस। तो आप किसको कैसे याद रखेंगे, जैसे आपको पता है कफ में फ आता है, क फ, तो जो फ है, फ से आप याद रखेंगे फॉस्फेटिक कैल्कस। तो आप इस प्रकार से उसे याद कर सकते हैं निमोनिक्स के साथ कि क फ, लास्ट में फ आ रहा है, फ से फॉस्फेटिक, तो फॉस्फेटिक कैल्कस उसे हम लोग आधुनिक से याद रखेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे अपने पित्तज अश्मरी की तरफ। तो यहाँ पे बताया है पित्तयुक्तस्य श्लेष्म संघात उपगम्य यथोक्त परिवृद्धिम प्राप्तम बस्ती मुख अधिष्ठान श्रोता। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सारे अश्मरी की कैसा होंगे संप्राप्ति सेम। कफज में कफज आहार विहार के सेवन करने की वजह से कफ वृद्धि हो रहा था, मूत्र के साथ मिलकर बस्ती में जाके कफज अश्मरी कर रहा था, तो सेम वहीं यहीं पर भी बताया पित्तयुक्तस्य श्लेष्म संघात उपगम्य यथोक्त परिवृद्धा प्राप्य बस्ती मुख अधिष्ठान श्रोतो। तो यही सेम इसमें है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लक्षण यहाँ पे बताया है कि बस्ती कैसा होगा, यहाँ पे बस्ती मूत्र प्रतिघात दुष्यते चुष्यते दाहयते पच्यते इव च, बस्ती कैसा होगा, उष्ण वातश्च भवति। तो यहाँ पे क्या बताया है, रोगी को कैसा मूत्र त्याग होगा, मूत्र में प्रतिघात मतलब क्या होगा, झुलसने। आपको पता है पित्त कैसा होगा, पित्त के सारे लक्षण होते हैं, दाह होगा, एकदम झलसने सा, ये सारी चीज़ें पित्त के होंगे। तो चुष्यते दुष्यते दाहते पच्यते, इन सब से तो आप समझ जाएंगे कि ये पित्तज अश्मरी क्या है। और बस्ती कैसा होगा, उष्ण होगा, तो इससे भी आप समझ जाएंगे। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अश्मरी कैसी होगी, तो यहाँ पे बताया है अश्मरी चात्र सरक्ता, रक्त के पीत अभाव, पीत के आभास, कृष्णा कैसा होगा, भल्लातक अस्थि प्रतिमा, भल्लातक अस्थि प्रतिमा। और यहाँ पे बताया है मधुवर्णा, भल्लातक अस्थि प्रतिमा मधुवर्णा व भवती। तो यहाँ पे क्या बताया है, कफज में हम लोग ने क्या पढ़ा था, कफज में था कुक्कुट अंड प्रतिकाशा और मधुक पुष्प वर्णा, ये चीज़ बताया था। पित्तज में कैसा है, अश्मरी रक्त के जैसा होगा, पीत का आभास का होगा और थोड़ा कृष्ण। पित्तज अश्मरी कैसा होगा, दाह वाला होगा, इन सब चीज़ों। तो आप इसको याद रखेंगे, भल्लातक तीक्ष्ण होता है और पित्तज भी वैसे ही कुछ गुण का होता है, उष्ण टाइप का, तो भल्लातक भी उसी। तो आप उसको इस प्रकार से याद
रखेंगे भल्लातक के लिए। तो यहाँ पे कफश के लिए क्या बताया था, कुक्कुट अंड प्रतिकाश, मधु पुष्पवर्णा, यहाँ पे बताया भल्लातक अस्थि प्रतिमा और मधुवर्णा। ये चीज़ आपको याद रखना है। कफश में मधुक था और पित्तज में क्या है, केवल मधु है, मधु के वर्ण का। तो आपको ये डिफरेंस याद करना है अच्छे से। और यहाँ पे बताया इसको आधुनिक में यूरिक एसिड कैल्कस से इसको वो लिया है, ठीक है। तो यूरिक एसिड कैल्कस से आप इसको कैसे याद रखेंगे, पित्त कैसा होता है, जलने, एसिडिक टाइप होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एसिड, तो आपको इससे कोरिलेट करना है यूरिक एसिड कैल्कस। और मैंने कफज के लिए क्या बताया था, क और फ से क्या आता है, फॉस्फेटिक कैल्कस। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे वातज अश्मेरी। वातज अश्मेरी के लक्षण, यहाँ पे भी यही चीज़ बताया है इसकी संप्राप्ति। वातयस्तु श्लेष्मा संघात उपगम यक्थो परिवृद्धि प्राप्य बस्ती मुख अधिष्ठान। तो सब में यही है, वातज आहार विहार का सेवन करेंगे, वात प्रकोपित होगा, मूत्र के साथ मिलके बस्ती में जाके क्या होगा, अश्मेरी का उत्पन्न करेगा। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है, यहाँ पे क्या बताया है, तीव्र वेदना भवती। फिर यहाँ पे क्या बताया है कि दंतान खादित। इंपॉर्टेंट आपको जो मैं बता रही हूँ वो हाईलाइट करना है कि रोगी कैसा करेगा, पीड़ित, जब उसको तीव्र वेदना होगी तो दंतान खादित नाभि पीड़ित मेड मर्दन करेगा, पायु विषमक कैसा होगा। तो यहाँ पे क्या बताया, अगर रोगी को जब तीव्र वेदना होगा तो क्या करेगा, अधिक पीड़ित होकर दांतों को खाता है, नाभि को दबाता है, शिश्न मेड प्रदेश को मसलता है, गुदा को छूता है, जोर से चिल्लाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी वातज में। वातज अश्मेरी में इतना तीव्र वेदना होता है कि जो रोगी होता है वो अपने दंतान खादित, आपको ये याद रखना है, नाभि पीड़ित है, नाभि को क्या करेगा, दबाएगा, मेड को मृदन करेगा, और क्या बताया है, गुदा को छूता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और इसको किससे वो कोरिलेट किया है, कदम पुष्प, इसको किससे कोरिलेट किया है, कदम पुष्प कंटक चिता भवती, इस चीज़ से इसको क्या किया, कोरिलेट किया है। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ का वातज अश्मेरी को कैसे रिलेट किया है, कदम के फूल के समान होगी वातज अश्मेरी, कदम के फूल के समान, उसके कांटों की रचना से युक्त होगी, कैसी, वातज अश्मेरी। और इसको कैसे रिलेट किया है, इसको किस चीज़ से कोरिलेट किया है, ऑक्सैलेट ऑफ लाइम कैल्कस से इसको कोरिलेट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सैलेट ऑफ लाइम कैल्कस से इस चीज़ को कोरिलेट किया है। तो आपको कफ में क्या है, फॉस्फेटिक कैल्कस, पित्तज में यूरिक एसिड कैल्कस और वातज में ऑक्सैलेट ऑफ लाइम कैल्कस, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर यहाँ पे बताया है कि जो वातज पित्तज कफज जो हम अभी पढ़े हैं वो अश्मेरी केवल बच्चों में होती और शुक्रज कैसी होती, बड़ों में। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई है, देखते हैं। यहाँ पे बताया है प्रायण अश्मर्य कैसा होगा, किस वजह से होगा, दिवा स्वप्न समशमन अध्यशन शीत स्निग्ध गुरु मधुर आहार के सेवन करने की वजह से, यहाँ पे बताया है। और विशेषण बालान भवती, ये आपको याद रखना है कि जो तीनों प्रकार के वातज पित्तज और कफज अश्मेरी हैं वो विशेषकर बच्चों में होती है, वो विशेषकर बच्चों में बताई गई है। फिर यहाँ पे बताया तेषामेव अल्प, यहाँ पे बताया क्यों वो बच्चों में केवल होती है, क्योंकि वो अल्प, तेषामेव अल्प बस्ति कायत्व अनुपचयति मांस त्वच बस्ते सुख ग्रहण अहरणा भवंती। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि क्यों, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं उनकी बस्ती कैसी होती है और शरीर छोटी होती है और बस्ती के जो मांस होता है उनका उपचय अधिक नहीं होने पाता है। इसके कारण वातज पित्तज और कफज अश्मेरी जो होता है बच्चे में होती है। और यहाँ पे क्या बताया, सुख ग्रहण आहरणम, मतलब कि वो जो बच्चे में होती है अश्मेरी वो आसानी से यंत्रों के द्वारा पकड़ी जा सकती है। तो ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है। महताम तो शुक्र अश्मरी शुक्र निमित्ता भवती, ये यहाँ पे चीज़ लिखी है, महताम तो शुक्र अश्मरी शुक्र निमित्ता भवंती। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई, जो वातज पित्तज और कफज अश्मेरी थी वो केवल बच्चों में होती है। क्यों, क्योंकि उनकी शरीर और बस्ती छोटी होती है, उनके मांस का उपचय नहीं होने से पैदा होती है, अधिक उपचय न होने से पैदा होती है। और यहाँ पे क्या बताया, आसानी से वो यंत्रों के द्वारा निकाली जा सकती है। सुख ग्रहण अहरणा भवती, और जो अशुक्रज अश्मेरी है वो शुक्र निमित्त वाले व्यक्ति में होती है। ठीक है, तो ये हम लोग ने पढ़ लिया।
अब बढ़ते हैं आगे शुक्रज अश्मिरी की तरफ। शुक्रज अश्मिरी के निदान के बारे में बताया। मैथुन अभिघात अति मैथुनात, मतलब मैथुन करने से और मैथुन नहीं भी करने से क्या होगा, शुक्रज अश्मिरी के लिए बताया गया है। और उसका ये निदान बताया, उसके स्थान क्या बताया, मेढ वृषण के बीच में। तो यहाँ पे आप देखेंगे विमर्श में, बड़े मनुष्य में शुक्र के कारण शुक्र अश्मिरी होती है, कारण अधिक वर्ष या मास तक शुक्र के वेगों को रोकने से अथवा अधिक स्त्री। तो यहाँ पे क्या बताया, अधिक मैथुन करने से भी और अधिक वर्ष तक मैथुन नहीं करने से भी क्या होगा, शुक्र अश्मिरी होती है। यहाँ पे आप देख लिए निदान, स्थान यहाँ पे बताया है, क्या बताया यहाँ पे, क्या होगा करने से, स्वस्थान में चली शुक्र बाहर, जो खुद के स्थान में चली शुक्र है वो बाहर न निकल कर क्या करता है, उल्टा गमन करने लगता है। तब वायु उसे पकड़कर मेढ, शिश्न तथा वृषण, अंड तथा कोश के बीच में एकत्रित कर देती। तो यहाँ पे मेढ वृषण अंतरम, तो आपको ये याद रखना है उसका स्थान, कि उसके बीच में वायु उसको पकड़ कर क्या एकत्रित कर देती है और वहाँ पे क्या करेगी, सुखा देगी, सुखा देती है। इस तरह बनी हुई वह शुक्र अश्मिरी मूत्र के मार्ग को रोक देती है। तो यहाँ पे आपको निदान मिल गया और यहाँ पे आपको उसका स्थान मिल गया। अब उसके लक्षण क्या बताए हैं, उसके लक्षण के लिए यहाँ पे बताया है, एक मिनट, उसके लक्षण में बताया मूत्र कृच्छम, बस्ती वेदना यहाँ पे बताया है, और नीचे विमर्श में बताया है कि, एक मिनट, हाँ, बस्ती में पीड़ा, वृषण में शोथ। और इसके लिए क्या बताया, अगर उसको दबाएंगे तो अपने ही स्थान पे क्या होगी, लीन हो जाती है। इसी तरह उत्पन्न जो शुक्र अश्मिरी होती है उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे निदान के बारे में बताया, यहाँ पे उसका स्थान क्या बताया, मेढ और वृषण के बीच में वात उसको एकत्रित करके सुखा देती है। उसके लक्षण में क्या बताया, मूत्रकृच्छ होगा, बस्ती वेदना होगी, वृषण में शोफ होगा। उसके बाद क्या बताया, अगर उसको दबाएंगे तो वहीं पर लीन हो जाती है। ये शुक्रज अश्मिरी के बारे में बताया गया है। तो इसी तरह से आप कुछ पॉइंट्स जो हाईलाइट करने के लिए उसके निदान के बारे में बताया कि मैथुन, अति मैथुन, या तो मैथुन नहीं भी करने से और अधिक मैथुन करने से होगी, स्थान। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं शर्करा वर्णन के बारे में। तो आपको पता है अश्मिरी को अगर तोड़ देते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनती है, उसी को हम शर्करा कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है कि अश्मिरी का जो विकृत होने की वजह से अश्मिरी के कारण पैदा होती है शर्करा सिक्ता। और में आपने देख लिया कि जब कोई एक अश्मिरी है वो टूटता है छोटे छोटे पार्ट में तो क्या बनेगा, शर्करा बनेगा, सिक्ता बनेगा, मेह बनेगा। फिर आगे लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है पवनो अनुगुणे सातु निरतुल्य विशेष। यहाँ पे क्या बताया, जब वायु होता है वो जब अश्मिरी को तोड़ देता है तो क्या बनता है, वो शर्करा, सिक्ता और मेह बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। नीचे विमर्श में देखेंगे कि शर्करा के अश्मिरी के समान ही लक्षण होते हैं, किंतु जब वायु के अनुकूल होता है तो मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है, और वही अश्मिरी वायु से विदीर्ण टूट कर हो जाता है तो मूत्र के साथ बाहर निकलता है उसे शर्करा। तो जो वायु के द्वारा विदीर्ण होने के बाद मूत्र के साथ बाहर निकलता है उसे हम शर्करा कहते हैं। शर्करा के लक्षण आपको पता है, यहाँ पे देखेंगे, हृदय में पीड़ा, टांगों में दर्द, उदर में शूल, शरीर में कंपन, प्यास, डकार, ये सारी चीज़ें जो होता है इसके लक्षण हैं, आप इसे पढ़ेंगे। फिर आगे वर्णन किया है बस्ती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्ती चैप्टर स्टार्ट होने से पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको बस्ती का वर्णन मिलेगा और मूत्र निर्माण का वर्णन मिलेगा। तो पहले देखते हैं बस्ती के वर्णन। यहाँ पे बताया नाभि पृष्ठ कटि मुष्क गुद वंशन शेफ साम एक द्वारस्थ तनुवको मध्य बस्ती अधुर्मुखा। तो यहाँ पे क्या बताया, नाभि पृष्ठ वृषण गुद वंशन के लिंग, इनके बीच में रहने वाली एक द्वार वाली और पतले चर्म से कैसी होगी, तनु पतले चर्म वाली होगी, और बस्तिर अधोमुखा, जो अधोमुख मतलब क्या होता है आपको पता है, ये क्या है, हमारी बस्ती है। और बस्ती कैसी होती है, नाभि पृष्ठ कटी और इन सब के बीच में रहती है, और एक द्वार है इसका, और कैसी है, तनु बहुत पतला होता है, ये जो इसका स्किन होता है बहुत पतला। तो ये जो तनु द्वार वाली होती है, और मध्य अधोमुख, अधोमुख मतलब उसका मुख किस तरफ होगा, नीचे की तरफ इसका मुख है। तो ये हमारे बस्ती के बारे में बताया है। फिर आगे क्या बताया है,
फिर यहाँ पे बताया अलाबो इव रूपेण सिरा स्नायु अपरिग्रह, मतलब क्या बताया, मतलब जो हमारा लौकी होता है वो कैसा बड़ा गोल लौकी आपने कैसा देखा होगा, उसी प्रकार के शेप का होता है। और सिरा स्नायु अपरिग्रह मतलब जो वो सिरा होती है, स्नायु होती है, उन सबसे जो होता है वो घिरी हुई रहती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई है। फिर आगे लिखा है बस्तिर बस्ति शिरश्चैव पौरुषम वृषम गुदम वृषणो गुदम एक संबंधिनो हेतु गुद अस्थि विवरण स्थिता। तो यहाँ पे बताया है इम्पॉर्टेंट क्या है उसका, क्या दूसरा नाम है मूत्राशय मलाधार प्राण आयतम उत्तमा। तो क्या बताया, बस्ती का दूसरा नाम बताया है मूत्राशय और मलाधार। मूत्राशय और मलाधार, मल को वो धारण करती है तो मूत्राशय है, और क्योंकि मूत्र को धारण, मूत्र का आशय है वो मलाधार क्योंकि मल को धारण करती है, और प्राणायतन में वो सबसे उत्तम बताया गया है। तो ये तीन उसका बस्ती का नाम है, ये आपको तीनों हाईलाइट करना है, ठीक है। आपको अब मैं एक चीज़ बता दूँ, आप यहीं पे लिख लेंगे प्राण कितने होते हैं हमारे, प्राण हमारे 12 होते हैं और प्राणायतन हमारे होते हैं कितने 10। आप यही चीज़ यहीं नीचे ही लिख लेंगे प्राणायतन उत्तमम के नीचे कि प्राण हमारे 12 होते हैं और प्राणायतन हमारे 10 होते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे, हमारे मूत्र निर्माण जो मैंने कहा था, बस्ती का वर्णन हमने कर लिया, मूत्र निर्माण का वर्णन यहाँ पे लिखा है। उससे पहले आप विमर्श में कुछ चीज़ें हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे मूत्राशय, इसका दूसरा नाम है मूत्राशय क्योंकि मूत्रों को धारण करती है और इस मल को धारण मलाधार, और ये क्या बताया प्राण आयतन में श्रेष्ठ बताया गया। आप इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मूत्र निर्माण का वर्णन किया गया है। यहाँ पे बताया गया है ये लाइन में पक्वाशय गतास्थान नाड्यो मूत्र वाहनस्तु या तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरिता सागरम यथा। ये चीज़ आपको देखेंगे, इसका क्या अर्थ होता है विमर्श में देखते हैं। पक्वाशय में जो स्थित जो मूत्रवाहक नाड़ियों वे सदा मूत्र को मूत्र द्वारा तर्पित करती रहती हैं, जैसे नदियों में अपने जल, नदियाँ अपने जल को समुद्र में प्राप्त कर। जैसे आपको पता है कि कोई भी एक नदी होती है, बहुत सारे अलग अलग जल जो होते हैं वो उस एक बड़ी नदी होती है, जैसे बहुत बड़ा एक समुद्र होता है, आपको पता है समुद्र बहुत बड़ा होता है और बहुत सारी अलग अलग नदियाँ जो होते हैं उसको आके जोड़ती हैं और वहाँ का पानी उसमें डाल के उसको भरती हैं। आपने ये चीज़ देखी होगी कि एक समुद्र में कई नदियाँ आके मिलती हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो बस्ती होता है उसमें क्या होती है, पक्वाशय की विभिन्न नाड़ियाँ आके उसमें अपना जो होता है उसमें मूत्र भरती हैं। तो वही रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर बताया गया है पक्वाशय गता सनो नाड्यो मूत्र वाहनस्तु। जो पक्वाशय की नाड़ियाँ होती है मूत्र का वहन करती हैं बस्ती में, जैसे तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरिता सागर यथा। यहाँ पे लिखा है कि जैसे हमारा समुद्र को भरने के लिए विभिन्न नदियाँ होती हैं, उसी प्रकार हमारे मूत्राशय में मूत्र कौन भरता है, पक्वाशय की विभिन्न नाड़ियाँ भरती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया कि जो ये नाड़ियाँ होती हैं, आप यहाँ विमर्श में देखेंगे कि ये इन नाड़ियों के कैसे होते हैं, हजारों मुख होते हैं, जो कैसे होते हैं सूक्ष्म। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया सूक्ष्म वाला कि उनका हजारों मुख होते हैं जो सूक्ष्म दिखाई नहीं देते हैं, और आमाशय पक्वाशय के भीतरी भाग से नाड़ियों के द्वारा लाए गए मूत्र। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि कौन चीज़ जो होता है, कहाँ की नाड़ियाँ जो होती हैं मूत्र को भरती है। तो आमाशय और पक्वाशय की जो भीतर की नाड़ियाँ होती हैं उनके द्वारा लाए गए मूत्र से जो होता है। यहाँ पे एक चीज़ आप हाईलाइट करेंगे, जागृत स्वप्न च स निस्यंदते परपूर्यते, मतलब आप जागे या सोएं, आपका जो मूत्राशय में मूत्र है वो भरते ही रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे ऐड किया गया है कि जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो, हमारा जो आमाशय और पक्वाशय की जो भीतरी नाड़ियाँ हैं वो मूत्र को मूत्राशय में भरते रहती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे बताया गया है एवमेव प्रवेशेन वातः पित्तम कफो अपीवा मूत्रयुक्तम उपस्नेहात प्रविश्य कुरते अश्मरिम। तो यहाँ पे क्या बताया, जिस तरह मूत्र बस्ती में प्रवेश करती है उसी के तरह उसके साथ वात पित्त कफ भी प्रविष्ट होकर उपस्नेह या तलछट से अश्मरी भाग। तो यहाँ पे बताया अश्मरी कैसे पैदा होती है, जैसे मूत्र कैसे बस्ती में प्रवेश करती है उसके साथ वात पित्त और कफ भी प्रवेश करते हैं, उसके साथ
कौन उपस्नेह। तो अश्मरी कैसे बनती है, आपको एक चीज, आपको यहीं पर आपको ये चीज़ लिख लेना है कि अश्मरी कैसे बनती है। वातज पित्तज और कफज, मतलब त्रिदोष के साथ साथ हमारा उपस्नेह भी होता है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि त्रिदोष वातज पित्तज कफज के साथ हमारा उपस्नेह भी होता है अश्मरी के निर्माण के लिए, अश्मरी रोग पैदा करने के लिए। फिर एक यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे बताया गया है, ये श्लोक आप देखेंगे, समहन्त्यपो यथा दिव्यम मारुतो अग्निश्च वैद्युता तद्बलासम बस्ती स्थान समहन्ति स अनिला। तो यहाँ पे बताया है जिस प्रकार हवा और विद्युत की अग्नि आकाश के जल को बांध कर ओले बना, जैसे कोई बारिश हो रही है और वहाँ पे आकाश की जो अग्नि होती है, अग्नि आकाश ये सब उसको बांध के क्या बना देती है, ओला बना देती है। उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है, उसी प्रकार वायु के सहित अग्नि बस्ती में मूत्र के साथ आए हुए कफ को बांध के क्या बना देती है, अश्मरी। तो एक रेफरेंस के तौर पे बताया गया है कि जब बारिश होती है तो उसको क्या करते हैं, विद्युत की जो हवाएं और अग्नि होती है वो आकाश के जल को क्या करती है, बांध देती है और ओले में परिवर्तित कर देती है। उसी प्रकार वायु के सहित अग्नि जो होती है, जो कि है पित्त, वो बस्ती में मूत्र के साथ आए हुए कफ को बांध देती है और क्या बना देती है, अश्मरी बना देती है। ठीक है, तो जैसे आप इसको नॉर्मली भी याद रख सकते हैं कि कोई भी एक बस्ती है, ठीक है, कोई भी एक बस्ती है, उसमें कफ है, उसको जब अग्नि और वायु, अग्नि मतलब पित्त है और वायु सुखा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो कड़क हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अश्मरी बन जाएगा। तो वही चीज़ रेफरेंस के तौर पे बताई है कि ओले कैसे बनते हैं, उसी तरह हमारे अश्मरी भी बनती है। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे बताया है मारुते प्रगुणे बस्तो मूत्रम सम्यक प्रवर्तते, मतलब जब वायु जो होता है वो अपने प्राकृत अवस्था में रहता है तो बस्ती में जो मूत्र होता है वो ठीक से प्रवृत्त बाहर निकलता है, लेकिन जब विकार उत्पन्न होता है वायु में, प्रतिलोम या फिर गति करने लगता है तो क्या प्रवृत्त होता है, मूत्र आघात होने लगता है, प्रमेय हो जाता है, शुक्र दोष होगा, मूत्र दोष होगा, ये सारे रोग जो होता है उत्पन्न होने लगते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वायु के इंपॉर्टेंस बताते हुए बताया कि अगर वायु अपने प्रकृत अवस्था में रहेगा तो क्या होगा, हर चीज़ सही रहेगी, और जब वायु जो होता है विकृत हो गया या प्रतिलोम हो गया अपने, तो क्या करेगा, वो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करेगा, जैसे मूत्रघात है, प्रमेय है, शुक्र दोष और अनेक प्रकार के मूत्र दोष को उत्पन्न करेगा। तो इसी प्रकार हमारा अश्मरी अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको कोई भी चीज़ का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे द आयुर्वेदा चैनल को जाके, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमें वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमें DM करके अपना डाउट या क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।